नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द इन्फिनाइट शो में। आज की कहानी प्रमुख साहित्यकार एवं रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी का शीर्षक है वफा का खंजर। जयगढ़ और विजयगढ़ दो बहुत ही हरे भरे सुसंस्कृत दूर दूर तक फैले हुए मजबूत राज्य थे। दोनों ही में विद्या और कलाद खूब उन्नत थी। दोनों का धर्म एक, रस्म रिवाज एक, दर्शन एक, तरक्की का वसूल एक, जीवन मानदंड एक और जबान में भी नाम मात्र का ही अंतर था। जयगढ़ के कवियों की कविताओं पर विजयगढ़ वाले सर धुनते और विजयगढ़ी दार्शनिकों के विचार जयगढ़ के लिए धर्म की तरह थे। जयगढ़ी सुंदरियों से विजयगढ़ के घर बार रोशन होते थे और विजयगढ़ की देवियां जयगढ़ में पूजती थी। तब भी दोनों राज्यों में ठनी ही नहीं रहती थी, बल्कि आपसी फूट और ईर्ष्या द्वेष का बाजार बुरी तरह गर्म रहता और दोनों ही हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खंजर उठाए थे। जयगढ़ में अगर कोई देश को सुधार दिया जाता तो विजयगढ़ में शोर मच जाता कि हमारी जिंदगी खतरे में है। इसी तरह तो विजयगढ़ में कोई व्यापारिक उन्नति दिखाई देती तो जयगढ़ में शोर मच जाता था। जयगढ़ अगर रेलवे की कोई नई शाख निकालता तो विजयगढ़ उसे अपने लिए काला सांप समझता और विजयगढ़ में कोई नया जहाज तैयार होता तो जयगढ़ को वह खून पीने वाला घड़ियाल नजर आता। अगर बगदुमियानी अनपढ़ या साधारण लोगों में पैदा होती है तो एक बात थी। मजे की बात यह थी कि यह राग द्वेष, विद्या और जागृति, वैभव और प्रताप की धरती में पैदा होता था। अशिक्षा और जड़ता की जमीन उनके लिए ठीक न थी। खास सोच और विचार, नियम और व्यवस्था के उपजाऊ क्षेत्र में तो इस बीज का बढ़ना कल्पना की शक्ति को भी मात कर देता था। नन्हा सा बीज पलक मारते भर में ऊंचा पूरा दख्त हो जाता था। कूचे और बाजारों में रोने पीटने की सदाएं गूंजने लगती। देश की समस्याओं में एक भूचाल सा आता। अखबारों के दिल जलाने वाले शब्द राज्य में हलचल मचा देते। कहीं से आवाज आ जाती, जयगढ़ प्यारे जयगढ़, पवित्र के लिए यह कठिन परीक्षा का अवसर है। दुश्मन ने जो शिक्षा की व्यवस्था की है वह हमारे लिए मृत्यु का संदेश है। अब जरूरत और बहुत सख्त जरूरत है कि हम हिम्मत बांधें और साबित कर दें कि जयगढ़ अमर, जयगढ़ इन हमलों से अपनी प्राण की रक्षा कर सकता है, नहीं उनका मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है। अगर हम इस वक्त न जागे तो जयगढ़ प्यारा जयगढ़ हस्ती के पर्दे में हमेशा के लिए मिट जाएगा और इतिहास भी उसे भुला देगा। दूसरी ओर से आवाज आती, विजयगढ़ के बेखबर सोने वालों, हमारे मेहरबान पड़ोसियों ने अपने अखबार की जबान बंद करने के लिए जो नए कायदे लागू किए हैं उन पर नाराजगी का इजहार करना हमारा फर्ज है। उनकी मंशा इसके सिवा और कुछ नहीं है कि वह वहाँ के मामलों में हमको बेखबर रखा जाए। इस अंधेरे के पर्दे में हमारे ऊपर धावे किए जाएं, हमारे गले पर फेरने वालों के लिए नए नए हथियार तैयार किए जाएं और आखिरकार हमारा नाम निशान मिटा दिया जाए। लेकिन हम अपने दोस्तों को जता देना अपना फर्ज समझते हैं कि अगर उन्हें शरारत से हथियारों की इजाद की कमाल में है तो हमारी भी काट करने में कमाल है। अगर शैतान उनका मददगार है तो हमको भी ईश्वर की सहायता प्राप्त है। और अगर अब तक हमारे दोस्तों को मालूम नहीं होता है तो अब होना चाहिए कि ईश्वर की सहायता हमेशा शैतान को दबा देती है। जयगढ़ बाकमाल कलावंतों का अखाड़ा था। शीरीबाई इस अखाड़े की शब्द पर परी थी। उसकी कला की दूर दूर तक ख्याति थी। वह संगीत की राती थी जिसकी ठेवड़ी पर बड़े बड़े नामवर आकर सिर झुकाते थे। चारों तरफ विजय का डंका बजाकर उसने विजयगढ़ की ओर प्रस्थान किया, जिससे अब तक उसे अपनी प्रशंसा करना मिला था। उसके आते ही विजयगढ़ में एक इंकलाब सा हो गया। राग द्वेष और अनुचित गर्व हवा से उड़ने वाली सूखी पत्तियों की तरह तितर बितर हो गए। सौंदर्य और राग के बाजार में धूल उड़ने लगी। थिएटरों और नृत्यशालाओं में वीरानी छा गई। ऐसा मालूम होता था कि जैसे सारी सृष्टि पर जादू सा छा गया है। शाम होते ही विजयगढ़ के धनी धोनी जवान बूढ़े शीरीबाई की मजालिस की तरफ दौड़ते थे। सारा देश शीरी की भक्ति के नशे में डूब गया।
विजयगढ़ के संचित क्षेत्रों में देशवासियों को इस पागलपन से एक बेचैनी की हालत पैदा हुई। यही नहीं, उनके देश की दौलत भी बर्बाद हो रही थी, बल्कि उनका राष्ट्रीय अपमान और तेज भी धूल मिल जाता था। जयगढ़ की एक मामूली सी नाचने वाली, चाहे वह कितनी ही मीठी अदाओं वाली क्यों ना हो, विजयगढ़ के मनोरंजन का केंद्र बन जाए, यह बहुत ही बड़ा अन्याय था। आपस में मशवरे हुए और देश के पुरोहितों की तरफ से देश के मंत्रियों की सेवा में इस खास उद्देश्य से एक शिष्टमंडल उपस्थित हुआ। विजयगढ़ के आमोद प्रमोदकर्ताओं की ओर से भी एक आवेदन पेश होने लगे। अखबारों ने राष्ट्रीय अपमान और दुर्भाग्य के तराने छेड़े। साधारण लोगों के हलकों में सवालों की बौछार होने लगी। यहाँ तक कि वजीर मजबूत हो गए। श्री बाई के नाम शाही फरमान पहुंचा, चूंकि तुम्हारे रहने से देश में उपद्रव होने की आशंका है, इसलिए तुम फौरन विजयगढ़ से चली जाओ। मगर यह हुक्म अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, आपसी इकरारनामे और सभ्यता के नियमों को सरासर खिलाफ था। जयगढ़ के राजदूत ने, जो विजयगढ़ में नियुक्त था, इस आदेश पर आपत्ति की और श्री बाई ने आखिरकार उसको मानने से इनकार किया, क्योंकि इससे उसकी आज़ादी और खुददारी और उसके देश के अधिकारों और अभिमान पर चोट लगती थी। जयगढ़ के कूचे और बाजार खामोश थे, शहर की जगहें खाली, तरशीह और तमाशे बंद। शाही महल के लंबे चौड़े सलने और जनता के हरे भरे मैदानों में आदमियों की भीड़ थी, मगर उनकी जबानें बंद थी और आंखें लाल। चेहरे के भाव का कठोर और शुद्ध त्योरियां हुई, माथे पर शिकन, उड़ी हुई काली जटा डरावनी, खमखोश और बाढ़ को अपने दामन में छिपाए हुए। मगर आम लोगों में एक बड़ा हंगामा मचा हुआ था। कोई सुलह का हामी था, कोई लड़ाई की मांग करता था, कोई समझौते की सलाह देता था, कोई कहता था कि छानबीने करने के लिए कमीशन बैठाओ। मामला नाजुक था, मौका तंग। तभी तो आपसी बहस मुहासियों से, बदगुमानियों के और एक दूसरे पर हमले का बाजार गर्म था। आधी रात गुजर गई, मगर कोई फैसला ना हो सका। पूंजी की संगठित शक्ति उसकी पहुंच और रोबदार फैसले की जबान बंद किए हुए था। 3 पहर रात जा चुकी थी। हवा नींद से मतवाली होकर अंगड़ाइयां ले रही थी और दरख्तों की आंख झपकती थी। आकाश के दीपक भी झलमलाने लगे थे। दरबारी कभी दीवारों पर ताकते थे, कभी छत की तरफ, लेकिन कोई उपाय न सूझता था। अचानक से बाहर से आवाज आई, युद्ध युद्ध। सारा शहर इस बुलंद नारे से गूंज पड़ा। दीवारों ने अपनी खामोश जबान से जवाब दिया, युद्ध युद्ध। यह अदृष्ट से आने वाली एक पुकार थी, जिसने उस ठहराव में हरकत पैदा कर दी थी। अब ठहरी हुई चीजों में खलबली सी मच गई। दरबारी गोया गलफत की नींद से चौंक उठ पड़े और कोई भूली हुई बात याद आते ही उछल पड़े। युद्ध मंत्री सैयद अस्करी ने फरमाया, क्या अब भी लोगों को लड़ाई का ऐलान करने में हिचकिचाहट है? आम लोगों की जबान, खुदा का हुक्म और उसकी पुकार अभी आपके कानों में आई। उसको पूरा करना हमारा फर्ज है। हमने आज इस लंबी बैठक में यह साबित किया है कि हम जबान के धनी हैं, मगर जबान तलवार है, ढाल नहीं। हमें इस वक्त ढाल की ज़रूरत है। आइए हम अपने सीनों को ढाल बना लें और साबित कर दें कि हम में अब वह जौहर बाकी है जिसने हमारे बुजुर्गों का नाम रोशन किया। कौमें गैरत जिंदगी की रूह है। अगर नफ़े और नुकसान से ऊपर है तो वह हुंडी और रोकड़, वसूल और बाकी, तेजी और मंदी की पाबंदियों से आज़ाद है। सारी खानों की छिपी हुई दौलत, सारी दुनिया की मंडियाँ, सारी दुनिया के उद्योग धंधे उसके पासंग हैं। उसे बचाइए, वरना आपका और यह सारा निज़ाम तितर बितर हो जाएगा, सिरजा बिखर जाएगा, आप मिट जाएंगे। पैसे वालों से हमारा सवाल है, क्या अब भी आपको जंग के मामले में हिचकिचाहट है? बाहर से सैकड़ों आवाज़ें आई, जंग जंग। एक साइड साहब ने फरमाया, आप जंग के लिए तैयार हैं? अस्करी, हमेशा से ज़्यादा। ख्वाजा साहब, आपको फतेह का यकीन है? अस्करी, पूरा यकीन है। दूर पास जंग जंग गजराती हुई आवाज़ों का
तांता बन गया, जैसे हिमालय से आती हुई आहड़ खड्ड से हथौड़े की झनकार ला रही हो। शहर कांप उठा, जमीनें थर्राने लगी, हथियार बटने लगे। दरबारियों ने एक मत लड़ाई का फैसला किया। गैरत जो कुछ ने सकती थी, वह आवाम के बारे में कर दिखाया। आज से 30 साल पहले एक जबरदस्त इंकलाब ने जयगढ़ को हिला डाला था। वर्षों तक आपसी लड़ाइयों का दौर रहा, हजारों खानदान मिट गए, सैकड़ों कस्बे वीरान हो गए। बाप बेटे के खून का प्यासा था, भाई भाई की जान का ग्राहक। जब आखिरकार आजादी की फतेह हुई तो उसने ताज के फिदाइयों को चुन चुन कर मारा। मुल्क के कैद खानों देशभक्तों से भर पड़े। उन्हीं जाबाजों में एक मिर्जा मंसूर भी था। उसे कन्नौज के किले में कैद किया गया था। उसकी तीन तरफ ऊंची दीवारें थी और एक तरफ गंगा नदी। मसूर को सारे दिन हथौड़े चलाने पड़ते, सिर्फ शाम को आध घंटे के लिए नमाज की छुट्टी मिलती थी। उस वक्त मंसूर गंगा के किनारे आ बैठता और देश भाइयों की हालत पर रोता। वह सारी राष्ट्रीयता और सामाजिक व्यवस्था जो उसके विचार में राष्ट्रीयता का आवश्य अंग थी, इस हंगामे की बाढ़ में नष्ट हो गई थी। वह एक ठंडी आह भरकर रहता, जयगढ़ अब तेरा खुदा ही रखवाला है। तूने खाक को अक्सीर बनाया और अक्सीर को खाक। तूने खानदान की इज्जत को अब अदब और इल्कात का इल्मो कलाम को मिटा दिया, बर्बाद कर दिया। अब तेरी बागडोर तेरे ही हाथों में है। चारे वाले तेरे रखवाले हैं और बनिए तेरे दरबारी हैं। मगर देख लेना, यह हवा और चरवाहे और शाहूकार एक दिन तुझे खून के आंसू रुलाएंगे। धन और वैभव अपना ढंग ना छोड़ेगा, हुकूमत अपना रंग ना बदलेगी। लोग चाहे ले जाएं, लेकिन निजाम वही रहेगा। यह तेरे लिए शुभ चिंतक जो इस वक्त विनय और सत्य और न्याय की मूर्तियां बने हुए हैं, एक दिन वैभव के नशे में मतवाले होंगे। उनकी शक्तियां ताज की शक्तियां से कहीं ज्यादा सख्त होगी और उनके जुल्म कहीं ज्यादा तेज। इन्हीं ख्यालों में डूबे हुए मंसूर को अपने वतन की याद आ जाती। घर का नक्शा आंखों के सामने खिंच जाता। मासूम बच्चे अस्करी की प्यारी प्यारी सूरत आंखों में फिर आती, जैसे तकदीर ने माँ के लाड़ प्यार से वंचित कर दिया था। तब मंसूर एक ठंडी आह खींचकर खड़ा होता और अपने बेटों से मिलने की पागल इच्छा में जो उसका जी चाहता कि गंगा में कूदकर पार निकल जाऊं। धीरे धीरे इस इच्छा ने इरादे की सूरत अख्तियार की। गंगा उमड़ी हुई थी और छोर का कहीं पता न था। तेज और गरजती हुई लहरें दौड़ती हुई पहाड़ों के समान थी। पाट देखकर सनर में चक्कर सा आ जाता था। मंसूर ने सोचा नहीं उतरने दूं, लेकिन नदी उतरने के बदले भयानक रोग की तरह बढ़ती जाती थी। यहाँ तक कि मंसूर को फिर धीरज न रहा। एक दिन वह रात को उठा और पुरशोर लहरों के भरे हुए अंधेरे में कुछ पड़ा। मंसूर सारी रात लहरों के साथ लड़ता भिड़ता रहा, जैसे कोई नन्ही सी चिड़िया तूफान के थपेड़े खा रही हो। उसे कभी अपनी गोद में छुपा हुआ, कभी एक रेले में 10 कदम आगे, कभी एक धक्के में 10 कदम पीछे। जिंदगी की लिखावट का जिंदा मिसाल। जब वह नदी के पार हुआ तो एक बेजान लाश था, सिर्फ सांस बाकी थी और सांस के साथ मिलने की इच्छा। इसके तीसरे दिन मंसूर विजयगढ़ जा पहुंचा। एक गोद में अस्करी था और दूसरे हाथ में गरीबी का छोटा सा साऊ, एक बुच्चा। वहां उसने अपना नाम मिर्जा जलाल बताया। हुलिया भी बदल लिया था। हट्टा कट्टा सजीला जवान था, चेहरे पर शराफत और कुशीलता की क्रांति झलकती थी। नौकरी के लिए किसी और सिफारिश की जरूरत न थी। सिपाहियों में दाखिल हो गया और 5 साल में ही अपनी खिदमतों और भरोसों की बदौलत मंदसौर के सरहदी पहाड़ी किले का सूबेदार बना दिया गया। लेकिन मिर्जा जलाल को वतन की याद हमेशा सताया करती। वह अफसरी की गोद में ले लेता और कोट पर चढ़कर उसे जयगढ़ की वह मुस्कुराती हुई चरागाहें और मतवाले झरने और सुथरी बस्तियां दिखाता, जिनके कंतूरे किले से नजर आते थे। उस वक्त बेख्तियार और जिरत के सर्द आह निकल जाती और आंखें डबडबा आती। वह अस्करी को गले लगा लेता और कहता, बेटा, यह वह तुम्हारा देश है
वही तुम्हारा और तुम्हारे बुजुर्गों का घोंसला है। तुमसे हो सके तो एक कोने में बैठे हुए अपनी उम्र खत्म कर देना, मगर उसकी आन में कभी बट्टा ना लगाना, कभी उससे दया मत करना, क्योंकि तुम उसी की मिट्टी और पानी से पैदा हुए हो और तुम्हारे बुजुर्गों की पाक रूहें अब वहाँ मंडरा रही है। इस तरह बचपने से ही अस्करी और दिल पर देश की सेवा और प्रेम अंकित हो गया था। वह जवान हुआ तो जयगढ़ पर जान देता और उसकी शान शौकत पर निशार, उसके रौबदार की माला जपने वाला, उसकी बेहतरी को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त तैयार, उसके झंडे को नई आहूति धरनी के गाड़ने की इच्छुक 20 साल का सजीला जवान था। इरादा मजबूत, हौसले बुलंद, हिम्मत बड़ी फौलादी जिस्म आकार जयगढ़ की फौज में दाखिल हो गया और इस वक्त जयगढ़ की फौज का चमकजा सूरज बन गया। जयगढ़ ने अल्टीमेटम दे दिया, अगर 24 घंटों के अंदर शीरीबाई जयगढ़ न पहुंची तो उसकी आगवानी के लिए जयगढ़ की फौज रवाना होगी। विजयगढ़ ने जवाब दिया, जयगढ़ की फौज आए, हम उसकी आगवानी के लिए हाजिर हैं। शीरीबाई जब तक यहाँ की अदालत से हुक्म उदली की सजा न पाले वह रिहा नहीं हो सकती और जयगढ़ को हमारे अंदरूनी मामले में दखल देने का कोई हक नहीं। अस्करी के मुंह मांगी मुराद पाई। खुफिया तौर पर एक दूत मिर्जा जलाल के पास रवाना किया और खत में लिखा, आज विजयगढ़ से हमारी जंग छिड़ गई, अब खुदा ने चाहा तो दुनिया जयगढ़ की तलवार का लोहा मान जाएगी। मंसूर का बेटा अस्करी फतेह के दरबार का एक अदना दरबारी बन सकेगा और शायद मेरी यह दिली तमन्ना भी पूरी हो जाए जो हमेशा से मेरी रूह को तड़पाया करती है। शायद मैं मिर्जा मंसूर को फिर जयगढ़ की रियासत में एक ऊंची जगह पर बैठे देख सकूं। हम मंदौर में ना बोलेंगे और आप भी हमें न छेड़िएगा, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता कोई मुसीबत ही आ पड़े तो आप मेरी यह मुहर जिस सिपाही या अफसर को दिखा देंगे वह आपकी इज्जत करेगा और आपको मेरे कैंप तक पहुंचा देगा। मुझे यकीन है कि अगर ज़रूरत पड़े तो उस जयगढ़ के लिए जो आपके लिए इतना प्यारा है और उस अस्करी के खातिर जो आपके जिगर का टुकड़ा है, आप थोड़ी सी तकलीफ से, मुमकिन है वह रूहानी तकलीफ हो, दरेज ना फरमाएंगे। इसके तीसरे दिन जयगढ़ की फौज ने विजयगढ़ पर हमला किया और मंदौर के 5 मील के फासले पर दोनों फौज का मुकाबला हुआ। विजयगढ़ को अपने हवाई जहाज़ों, जहरीले अड्डों और दूर तक मारने वाले तोपों का घमंड था। जयगढ़ को अपनी फौज की बहादुरी, जीवट, साझेदारी और बुद्धि का था। विजयगढ़ की फौज नियम और अनुशासन की गुलाम थी। जयगढ़ वाले जिम्मेदारी और तमीज के कायल। 1 महीने तक दिन रात मार काट में मारके होता रहे। हमेशा आग और गोलों की जहरीली हवाओं का तूफान उठा रहता। इंसान थक जाता था पर कले अथक थी। जयगढ़ियों के हौसले पस्त हो गए। बार बार हार पर हार खाई। अस्करी को मालूम हुआ कि जिम्मेदारियां फतेह में चाहे करिश्मे कर दिखाएं, पर शिकस्त में मैदान हुक्म की पाबंदी के ही साथ रहता है। जयगढ़ के अखबारों ने हमले शुरू किए। अस्करी सारी कौम की लानत मलानत का निशाना बन गया। वही अस्करी जिस पर जयगढ़ फिदा होता था, सबकी नज़रों का कांटा हो गया। अनाथ बच्चों के आंसू, विधवाओं की आहें, घायलों की चीख पुकार, व्यापारियों की तबाही, राष्ट्र का अपमान, इन सब का कारण वही एक व्यक्ति अस्करी था। कौम की अगुवाई, सोने की राज सिंहासन भले ही हो, पर फूलों की वह मेज हरगिज नहीं। जब जयगढ़ की जान बचाने की इसके सिवा और कोई सूरत न थी कि किसी तरह विरोधी सेना का संबंध मंदौर के किले से काट दिया जाए, जो लड़ाई और रसद के सामान और यातायात के साधनों का केंद्र था। लड़ाई कठिन थी, बहुत खतरनाक, सफलता की आशा बहुत कम, असफलता की आशंका जी पर भारी। कामयाबी अगर सूखे धान का पानी थी तो नाकामी उसकी आग, मगर छुटकारे की और कोई दूसरी तस्वीर न थी। अस्करी ने मिर्जा जलाल को लिखा, प्यारे अब्बा जान, अपने पिछले खत में मैंने जिस ज़रूरत का इशारा किया था, बदकिस्मती से वह ज़रूरत आ पड़ी। आपका प्यारा जयगढ़ भेड़ियों के पंजे में फंसा हुआ है और आपका प्यारा अस्करी नाउम्मीदों के भंवर में। दोनों तरफ आपकी आस लगाए ताक रहे हैं।
आज हमारी आखिरी कोशिश हम मुखालिफ फौज के मंदौर के किले से अलग करना चाहेंगे। आधी रात के बाद यह मार्का शुरू होगा। आपके सिर्फ इतनी दरख्वास्त है, अगर हम सर हथेली पर लेकर किले के सामने तक पहुंच सकें तो हमें लोहे के दरवाज़ों पर सिर टकराकर वापस ना होना पड़े, वरना आप अपनी कौम की इज्जत और अपने बेटे की लाश को उसी जगह पर तड़पते देखेंगे और जयगढ़ आपको कभी मुआफ़ नहीं करेगा। उससे कितनी ही तकलीफ क्यों ना पहुंची हो, मगर आप उसके हकों से शुभ दोष नहीं हो सकते। शाम हो चुकी थी। मैदान जंग ऐसा नजर आता था कि जैसे जंगल जल गया हो। विजयगढ़ी फौज एक खुर्रेज मार्के के बाद खंदकों में आ रही थी। घायल मंदौर के किले के अस्पताल में पहुंचाए जा रहे थे। तोफे थक कर चुप हो गई थी और बंदूकें जरा दम ले रही थी। उसी वक्त जयगढ़ी फौज का एक अफसर विजयगढ़ी वर्दी पहने हुए अस्करी के खोमे से निकला। थकी हुई तोफें सर झुकाए हवाई जहाज, घोड़े की लाशें, औंधी पड़ी हुई हवा गाड़ियां और मगर सजीव टूटे फूटे किले उसके लिए पर्दे का काम करने लगी। उसकी आड़ में छिपता हुआ विजयगढ़ी घायलों की कतार में जा पहुंचा और चुपचाप जमीन पर लेट गया। आधी रात गुजर चुकी थी। मंदौरिया किलेदार मिर्जा जलाल किले की दीवार पर बैठा हुआ मैदान जंग का तमाशा देख रहा था और सोचता था कि अस्करी को मुझे ऐसे खत लिखने की हिम्मत क्यों कर हुई। उसे समझना चाहिए था जिस शख्स ने उसको वसूलों पर अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, देश से निकाला गया और गुलामी का तौक गर्दन में डाला, वह अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में ऐसा कोई काम ना करेगा जिससे उसको बट्टा लगे, अपने वसूलों को ना तोड़ेगा, खुदा के दरबार में वतन और वतन वालों और बेटा एक भी साथ ना देगा। बुरे भले की सजा या इनाम आप ही भुगतना पड़ेगा। हिसाब के रोज उसे कोई ना बचा सकेगा। तौबा, जयगढ़ियों से फिर वही बेवकूफ़ी हुई। खामखा गोलेबारी से दुश्मनों को खबर देने की क्या ज़रूरत थी। अब इधर से भी जवाब दिया जाएगा और हज़ारों जाने जाया होंगी। रात के अचानक हमले के माने तो यह है कि दुश्मन सर पर आ जाएं और कान खबर ना हो, चौतरफा खलबली मच जाए। माना कि मौजूदा हालात अपनी हरकतों को पोशीदा रखना शायद मुश्किल है, मगर इसका इलाज अंधेरे में खंदक से करना चाहिए था। मगर आज यह शायद उनकी गोलेबारी मामूल से ज्यों का तेज है। विजयगढ़ की कतारों और तमाम मोर्चे बंदियों के चीरकर बज़ाहिर उनका यहाँ तक आना तो मुहाल मालूम होता था, लेकिन अगर मान लो आ ही जाएं तो मुझे क्या करना चाहिए? इस मामले को तय क्यों ना कर लूं? खूब, इसमें तय करने की क्या बात है? मेरा रास्ता साफ है। मैं विजयगढ़ का नमक खाता हूँ। मैं जब बेघर बार परेशान और अपने देश से निकाला हुआ था तो विजयगढ़ ने मुझे अपने दामन में पनाह दी और मेरी खिदमतों का मुनासिब लिहाज किया। उसकी बदौलत 30 साल तक मेरी जिंदगी नेक नामी और इज्जत से गुजरी। उसके दगा करना हद हर्जे की नमक हरामी है, ऐसा गुनाह जिसकी कोई सजा नहीं। वह ऊपर शोर हो रहा है, हवाई जहाज होंगे, वह गोला गिरा मगर खैरियत हुई, नीचे कोई नहीं था। मगर क्या दगा हर एक हालत में गुनाह है? ऐसी हालतें भी तो हैं जब दगा वफा से ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अपने दुश्मन से दगा करना क्या गुनाह है? अपनी कौम से दुश्मन से दगा करना क्या गुनाह है? अपने ही काम जो जाती है हैसियत से ऐसे होते हैं कि उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। कौमी हैसियत से नेक काम हो जाते हैं। वही बेगुनाह का खून जो जाती हैसियत के सख्त सजा के काबिल है, मजहबी हैसियत से शहादत का दर्जा पाता है और कौमी हैसियत से देश प्रेम का। कितनी बेरहमियाँ और जुल्म, कितनी दगाएं और चालबाजियाँ। कौमी और मजहबी नुक्ते निगाह से सिर्फ ठगी ही नहीं, फ़र्ज़ों में दाखिल हो जाती है। हाल ही की यूरोप की बड़ी लड़ाई में इसकी कितनी ही मिसालें मिल सकती है। दुनिया का इतिहास ऐसी दगाओं से भरा पड़ा है। इस नए दौर में भले और बुरे का जाति एहसास कौमी मसलहत के सामने कोई हकीकत नहीं रखता। कौमियत ने जात को मिटा दिया है। मुमकिन है यही खुदा की मंशा हो।
और उसके दरबार में भी हमारे कारनामे कौम की कसौटी पर ही परखे जाएं। यह मसला इतना आसान नहीं है जितना मैं समझता था। फिर आसमान में शोर हुआ। शायद यह इधर के आए हवाई जहाज हैं। जयगढ़ वाले बड़े दमखम से लड़ रहे हैं, इधर वाले दबते नजर आते हैं। आज यकीनन मैदान उन्हीं के हाथ में रहेगा। जान पर खेले हुए हैं। जयगढ़ी वीरों की बहादुरी मायूसी ही में खूब खुलती है। उनकी हार जीत से ज्यादा शानदार होती है। बेशक अस्करी दांव पेच का उस्ताद है, किंतु खूबसूरती से अपनी फौज का रुख किले के दरवाजे के तरफ फेर दिया। मगर सख्त गलती कर रहे हैं। अपने हाथे अपने ही कब्र खोद रहे हैं। सामने का मैदान दुश्मन के लिए खाली किए देते हैं। वह सुबह तक बिना रोक टोक के आगे बढ़ सकता है और सुबह तक जयगढ़ की सरजमीन में दाखिल हो सकता है। जयगढ़ियों के लिए वापसी या गैर मुमकिन है या निहायत खतरनाक। किले का दरवाजा बहुत मजबूत है। दीवारों की संधियों में उन पर बेशुमार बंदूकों के निशान पड़ेंगे। उनका इस आग में एक घंटा भी ठहरना मुमकिन नहीं है। क्या इतने देशवासियों की जानें सिर्फ एक वसूल पर, सिर्फ हिसाब के दिन के डर पर, सिर्फ अपने इखलासी एहसान पर कुर्बान कर दूं? और महज जाने ही क्यों, इस फौज की तबाही जयगढ़ की तबाही है। कल जयगढ़ की पाक सरजमीन दुश्मन की जीत के नक्कारों से गूंज उठेगी। मेरी माएँ, बहनें और बेटियां हया को जलाकर खाक कर देने वाली हरकतों का शिकार होंगी। सारे मुल्क में कत्ल और तबाही के हंगामे बर्फ होंगे। पुरानी अदावत और झगड़ों के शोले भड़केंगे। कब्रिस्तान में सोई हुई रूहें दुश्मन के कदमों के पालम होगी। और इमारतें जो हमारे पिछले बड़प्पन की जिंद निशानियां हैं, वह यादगारें जो हमारे बुजुर्गों की देन हैं, जो हमारे कारनामों के इतिहास, हमारे कमालों का खजाना और हमारी मेहनतों की रोशन गवाहियां हैं, जिनकी सजावट और खूबी को दुनिया की कौमें स्पर्धा की आंखों से देखती है, वह अर्ध बर्बर असभ्य लश्करियों का पड़ाव बनेंगी। और उनकी तबाही के जोश का शिकार क्या हम अपनी कौम को उस तबाहियों का निशाना बनने दूं, महज इसलिए कि वफा का मेरा वसूल न टूटे? उफ, यह किले में जहरीली गैस कहाँ से आ गए? किसी जयगढ़ी जहाज की हरकत होगी। शर में चक्कर सा आ रहा है। यहाँ से कुमक भेजी जा रही है। किले की दीवार की सुराखों में भी तोप चढ़ाई जा रही है। जयगढ़ किले की सामने से आ गए। एक धावे में वह हुमायूं दरवाजे तक आ पहुँचे। विजयगढ़ वाले इस बाढ़ को अब नहीं रोक सकते। जयगढ़ वालों के सामने कौन ठहर सकता है? या अल्लाह, किसी तरह दरवाज़ा खुद ब खुद जल जाता। कोई जयगढ़ी जवाब मुझे जबरदस्ती कुंची छीन लेता, मुझे मार डालता। आह, मेरे इतने अजीज वतन, प्यारे भाई की आन में खाक होता हुआ दिखाई पड़ेगा और मैं बेबस हूँ। हाथों में जंजीर है, पैरों में बेड़ियाँ, एक एक रुआं रस्सियों से जकड़ा हुआ है। क्यों ना इस जंजीर को तोड़ दूं, इन बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दूं और दरवाजे के दोनों बाजू अपने अजील फतेह करने वाली अगवाही के लिए खोल दूं। माना यह गुनाह है, पर यह मौका गुनाह करने से डरने का नहीं। जहन्नुम की आग उगलने वाले सांप और खून पीकर जीने वाले जानवर लपकते हुए शोले मेरी रूह को जलाएंगे, तड़पाएंगे और बात नहीं, मगर महज मेरी रूह की तबाही और कौम और वतन की मौत के गड्ढों से बचा सके तो यह मेरे मुबारक है। विजयगढ़ ने ज्यादती की है। उसके महज जयगढ़ और जलील करने के लिए, सिर्फ उसको भड़काने के लिए शीरीबाई को शहर से निकालवाने का हुक्म जारी किया, जो सरासर बेजा था। हाय अफसोस, मैंने उसी वक्त इस्तीफा ना दे दिया और इस गुलामी की कैद से क्यों ना निकल गया। हाय गजब, जयगढ़ी फौज खंदूकों तक पहुंच गई। या खुदा, इन जाबाजों पर रहम कर, इनकी मदद कर। कलादार तोपों के कैसे गोले बरस रहे हैं, गोया आसमान से बेशुमार तारे टूट पड़ रहे हैं। अल्लाह की पनाह, हुमायूं दरबार पर गोलों की कैसी चोटें पड़ रही है। कान के पर्दे फटे जाते हैं, काश दरवाज़ा टूट जाता। हाय मेरी अस्करी, मेरा जिगर का टुकड़ा, वह घोड़े पर सवार चला आ रहा है। कैसा बहादुर, कैसा जाबाज, कैसी पक्की हिम्मत वाला। आह, मुझ अभावे कल मुँहे पर मौत क्यों नहीं आ जाती? मेरे सिर पर कोई गोला क्यों नहीं आ गिरता?
हाय, जिस पौधे को अपने जिगर के खून से पाला, वह जो मेरी पतझड़ जैसी जिंदगी का सदाबहार फूल था, जो मेरी अंधेरी रात का चिरा, मेरी जिंदगी की उम्मीद, मेरी हस्ती का दारोमदार, मेरी आरज़ू का इम्तिहां था, वह मेरी आंखों के सामने आग के भंवर में पड़ा हुआ है और मैं हिल नहीं सकता। इस कातिल जंजीर को क्यों कर तोड़ दूं, इस बागी दिल को क्यों कर समझाऊं। मुझे मुख में कालिख लगाना मंजूर है, मुझे जहन्नुम की मुसीबतें झेलना मंजूर है। मैं दुनिया की गुनाहों का बोझ अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। सिर्फ इस वक्त मुझे गुनाही करने की, वफा के पैमानों को तोड़ने की, नमक हराम बनने की तौहीब दे। एक लम्हे के लिए मुझे शैतान के हवाले कर दे। मैं नमक हराम बनूंगा, दगाबाज बनूंगा, कौम फरोश नहीं बन सकता। आह जालिम सुरंगे उड़ाने की तैयारी कर रही है। सिर पर सिर्फ हलासार ने हुक्म दे दिया, वह 3 आदमी तहखाने की तरफ चले जाओ। जिगर कांप रहा है, जिस्म कांप रहा है। आखिर कैसा मौका है, एक लम्हा और बस एक अंधेरा और फिर तबाही। हाय मेरे ये बेवफा हाथ पांव, अब मैं हिल भी नहीं सकते। जैसे इन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया हो। यह खून भी अब गर्म नहीं होता। आह, वह धमाके की आवाज़ हुई। खुदा की पनाह, ज़मीन कांप उठी। हाय अस्करी, अस्करी रुखसत, मेरे प्यारे बेटे रुखसत। इस जालिम बेरहम बाप ने तुझे अपनी वफा पर कुर्बान कर दिया। मैं तेरा बाप न था, तेरा दुश्मन था। मैं तेरे गलों पर छुरी चलाया, अब धुआं साफ हो गया। आह, वह फौज कहाँ है जो सैलाब की तरह बढ़ती आती थी और इन दीवारों से टकरा रही थी, खंदके लाशें से भरी हुई। और जिसका मैं दुश्मन था, जिसका कातिल, वह बेटा मेरा दुलारा अस्करी कहाँ है, कहीं नज़र नहीं आता। आह, तो दोस्तों, यह थी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जल्द ही मिलेंगे नए दिन नई कहानियों के साथ। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।